हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टॉक ऑन डिमांड सीरीज में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं। इस कंपनी की रिक्वेस्ट मिस्टर शोभित तनेजा जी ने की थी। उन्होंने कमेंट सेक्शन में मेंशन किया था कि वो आशापुरा माइन कैम्प में एक रिव्यू वीडियो चाहते हैं। तो शोभित जी, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी को हमको डिस्कस करने के लिए बोला है। ये जैसे कि आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन किया था कि ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है। मतलब जो कि एग्जिस्ट जो उसका एक पास्ट था, उसमें काफी इसने स्ट्रेस फेस किया है। मतलब जब मैं इस कंपनी को स्टडी करना चालू किया तो मैंने देखा कि इसकी एक तो काफी लंबी हिस्ट्री है। बहुत लंबे समय से मार्केट में और बिजनेस में प्रेजेंट है। और इस लंबे ड्यूरेशन में इन्होंने काफी बूम पीरियड भी देखा और काफी बस्ट पीरियड भी देखा। मतलब कहना चाहिए कि इन्होंने एक्सपेंशन भी देखा और कॉन्ट्रैक्शन भी देखा अपने बिजनेस में। तो वो कितना डीप कॉन्ट्रैक्शन था, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि वो रिकवर कर पाए या नहीं कर पाए हैं अभी आज की डेट में। उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इनके प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, कितना इनका मार्केट डोमिनेंस है। और एक चीज मैं आपको और भी बता दूं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में अभी जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, उसमें ये बता दूं कि ये मार्केट लीडर है और ना कि इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में मार्केट लीडर है। तो ये कंपनी की कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऐसे हैं जिसमें इनकी काफी मार्केट डोमिनेंस है। एक कंट्री में नहीं, मल्टीपल कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है। तो काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है। हम काफी डिटेल में इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। और आपने काफी इंटरेस्टिंग कंपनी को बताया जो कि एक एक्चुअली प्रेजेंट जंक्चर में काफी अच्छे पोजीशन पे पहुंच चुकी है। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, काफी डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इनके बिजनेस को समझेंगे, इनके प्रोडक्ट्स को समझेंगे, हिस्ट्री को समझेंगे, प्रेजेंट सिचुएशन को देखेंगे, फिर फंडामेंटल पैरामीटर्स पे जाएंगे, इनके हम बैलेंस शीट को देखेंगे, इनके रिसेंट परफॉर्मेंसेस को देखेंगे और तो एक फंडामेंटल एनालिसिस होगा। और लास्ट में हम थर्ड सेगमेंट जो हमेशा हमारा होता है, जो कि चार्ट्स का होता है, टेक्निकल एनालिसिस का होता है, उसमें हम इसके चार्ट्स को स्टडी करेंगे और अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे जाकर एक बार देखने की कोशिश करेंगे कि अभी रिसेंटली इनमें क्या डेवलपमेंट इस कंपनी में हो रहा है। तो आप एंड तक बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा इस कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पाऊं, जिससे कि आप भी इसमें फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप अपनी पोजीशंस भी इस कंपनी में जरूर बना सकते हैं। तो सर, वीडियो खत्म होने के बाद आप जरूर या अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इमीडिएटली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक का बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बता सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा, आपको क्या पसंद नहीं आया, वो भी आप बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई स्टॉक्स को मैं रिव्यू करूं या उस पर कमेंट करूं या आप अपना व्यू दूं, तो आप सारी चीजें उसमें लिख सकते हैं। मैं अपना व्यू दे सकता हूं, या तो अगर आप बोलेंगे तो उस पर वीडियो भी बनाकर मैं आपको जरूर दे सकता हूं। तो ये सारी चीजें हैं सर। तो और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट जो वीडियो मैं डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलेगा। चलिए सर, काफी सारी बातें हो गई, अब हम इसके बिजनेस को स्टडी करना चालू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने इस कंपनी की वेबसाइट खुलकर रखी हुई है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये है क्या, आशापुरा माइन कैम्प है क्या। तो ये मल्टी मिनरल सॉल्यूशन कंपनी है। एक्चुअली ये है माइनिंग कंपनी। तो ये एक जैसे जनरली जो होता है कि माइनिंग कंपनी होती है वो एक ही प्रोडक्ट में होती है। अगर आयरन ओर की है तो आयरन ओर में ही होगी, कोल की है तो कोल में होगी। बट इस कंपनी की जो खासियत है वो ये है कि वी एट आशापुरा प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ मल्टी मिनरल सॉल्यूशंस दैट टच बिलियंस ऑफ लाइव्स एवरी मोमेंट। तो अभी ये क्या है, ये कंपनी जो है ये माइनिंग कंपनी है, बट ये एक प्रोडक्ट में नहीं है, ये मल्टी मिनरल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। और ये बिलियंस ऑफ लाइफ क्यों टच करते हैं, क्योंकि इनके जो मिनरल्स हैं वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। तो इसके बारे में भी इन्होंने काफी डिटेल में बताया है। देखिए, वी हैव अ लेगेसी ऑफ ओवर 60 ईयर्स। तो ये 60 साल से, अब आप सोच सकते हैं कि हमारे और आपकी एज जो है उससे डबल या ट्रिपल आप बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग 20 साल के भी होंगे इसमें। तो ये 60 साल से ये प्रेजेंट है। ठीक है। उसके बाद आशापुरा इज अ लीडिंग मल्टी मिनरल सॉल्यूशन प्रोवाइडर विद अ ग्लोबल फुटप्रिंट। तो आप देखिए, ये मल्टी मिनरल सॉल्यूशन प्रोवाइडर है और ग्लोबल फुटप्रिंट है इनका। हैविंग अ वाइड नेटवर्क ऑफ ऑपरेशन पैन इंडिया एंड 7 कंट्रीज। तो ये इंडिया में तो है ही इनका ऑपरेशन, साथ में 7 कंट्रीज में भी ये प्रेजेंट है। अब इन जैसा कि हम बता रहे थे कि ये बिलियंस ऑफ लाइफ को टच करते हैं, किस तरीके से टच करते हैं। तो इनके जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो सोप्स में यूज होते हैं, स्टील में यूज होते हैं, एनर्जी में यूज होते हैं।
एडिबल ऑयल्स में यूज होते हैं, मेटल में यूज होते हैं, मेडिसिन में यूज होते हैं, सीमेंट एंड सेरामिक्स में यूज होते हैं। तो आप देखिए ये सारी चीजें जो है हम एज अ जनरल कंज्यूमर जो है ये सब कंज्यूम करते हैं। एडिबल ऑयल्स हो गया, मेटल हो गया, मेडिसिन हो गया, सम फॉर और द अदर, मतलब हम कहीं ना कहीं इन सब चीजों को टच करते हैं, सोप्स को करते हैं, एनर्जी हम यूज करते हैं, सीमेंट एंड सेरामिक्स। वी ऑफर मल्टी मिनरल सॉल्यूशन ओवर सेवरल इंडस्ट्रीज, वी फर्मली बिलीव इन एनरिचिंग नेचर। तो ये ठीक है सर। तो ये आपने देखा कि इनके जो प्रोडक्ट, पहली चीज तो आपने ये क्लियर हो गया कि ये मल्टी मिनरल प्लेयर है, एक एक प्रोडक्ट पे नहीं है, और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी सारी इंडस्ट्रीज यूज करती हैं, जो कि काफी इनकी रेगुलर कंजम्पशन के जो फॉर्म होते हैं उसमें यूज होते हैं। उसके बाद तीसरा आपने ये देखा इसमें कि इनकी एक कंट्री में नहीं, सिर्फ इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, वो 7 कंट्रीज में प्रेजेंट है। तो ये आपके की टेक अवेज हैं जो इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम आ जाते हैं इनके ये माइलस्टोन्स पे। तो इनकी जर्नी क्या रही, तो जर्नी को भी हम जल्दी से एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जैसे कि उन्होंने स्टार्टिंग में बताया था कि 1960 से ये बिजनेस में है। तो आशापुरा फर्स्ट फोरे इनटू बेंटोनाइट, ये बेंटोनाइट ने का इन्होंने सबसे पहले प्रोडक्शन चालू किया था। तो बेंटोनाइट बेसिकली जो है वो क्ले का ही डेरिवेटिव है एक तरह से। तो ये इसका जो यूज होता है वो काफी जो मेनली यूज होता है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में, जो उनके मोल्ड्स जो बनाते हैं उसमें इसका यूज होता है। और भी बाकी जैसे कि कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी काफी यूज होता है इसका। तो इन्होंने जो स्टार्टिंग की थी वो फर्स्ट फोरे जो था वो बेंटोनाइट का था 1960 में। उसके बाद 1982 में कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस इन्होंने किया। 1993 में आईपीओ और लिस्टिंग हुई इसकी, जो कि आशापुरा माइन के नाम से हुई। उसके बाद 96 में आप देखिए जो आशापुरा 1996 में इन्होंने आशापुरा फोरे इनटू बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जो है वो काफी जो आपको पता ही होगा कि जनरली जो एल्यूमिनियम रिच मटेरियल होता है, ये जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज होती है उसका एक रॉ मटेरियल होता है बॉक्साइट। इसी से ही एल्यूमिनियम डिराइव किया जाता है। तो इसकी काफी इंपॉर्टेंस है और काफी वाइडली ये यूज होता है। तो 1996 में इन्होंने बॉक्साइट को भी माइनिंग करना चालू कर दिया। उसके बाद 2001 में आप देखेंगे तो आशापुरा इनॉग्रेट्स its bleaching clay processing complex founding in the Ashapura Center of Knowledge and Innovation। तो उन्होंने एक ब्लीचिंग क्ले को, तो इनका क्ले पे बहुत फोकस है जो कि बेंटोनाइट है, और एक बॉक्साइट एल्यूमिनियम पर। देखिए तो ये 2001 तक ये पहुंच चुके हैं। तो अभी इन्होंने जो जर्नी कंप्लीट कर ली वो ऑलमोस्ट 40 इयर्स की जर्नी कंप्लीट कर ली हुई है। अब बचे 20 इयर्स। तो एक्विजिशन ऑफ बॉम्बे मिनरल्स लिमिटेड, तो ये बॉम्बे मिनरल्स भी इसी की एक सब्सिडरी कंपनी है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि बॉम्बे मिनरल्स का जो है एक और इन्होंने यहाँ पर ये भी आएगा। चलिए इसको हम बात करेंगे भी। एक्विजिशन ऑफ बॉम्बे मिनरल्स एक्सपेंडिंग इंटरेस्ट इन द वैल्यू एडेड बॉक्साइट चेन। तो बॉक्साइट चेन में ही इन्होंने इंटरेस्ट जो अपना बढ़ाया था, उसी के चलते बॉम्बे मिनरल्स को इन्होंने एक्वायर किया। फिर 2004 में आशापुरा पायनियर्स द क्ले कैटलिस्ट सेगमेंट इन इंडिया, ठीक है। फिर जियोसिंथेसिस क्ले लाइनर्स प्लांट कमीशन, तो ये इन्होंने जीसीएल प्लांट कमीशन किया 2005 में। 2006 में न्यू ग्लोबल वेंचर, ये इन्होंने, अब देखिए ग्लोबल कंपनी बनी, क्योंकि ये जो था ये बहुत बूम पीरियड था 2001 से लेकर 2008-9 तक का। हमने देखा एक ह्यूज अपसाइकिल थी। तो जो भी इंडियन प्लेयर्स थे वो सारे ग्लोबल प्लेयर बनने की कोशिश किए थे, और इसमें ये भी पीछे नहीं रहे। इन्होंने भी बेल्जियम में और मलेशिया में, क्योंकि उस समय मार्केट बहुत बूम में था, सारे स्टॉक मार्केट भी और इकोनॉमी भी काफी बूम में थी। तो ये बेल्जियम में इन्होंने फोरे किया, मलेशिया में इन्होंने फोरे किया, तो वहां पे भी इन्होंने वेंचर्स बनाए। फिर 2007 में देखिए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एट बेटी, ठीक है। न्यू इनिशिएटिव इन इंडोनेशिया टू एक्सप्लोर वैल्यू एडेड मिनरल्स, तो ये बेल्जियम, मलेशिया, इंडोनेशिया में पहुंच गए। ओमान में पहुंच गए ये। ओमान मिनरल प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स एस्टेब्लिश्ड अ जॉइंट वेंचर विद ओएससी। फिर आशापुरा ने एक्वायर किया ओरिएंट, इसी चीज के बारे में बोल रहा था मैं। तो जो एक्चुअली इनकी जो एक्वायर उन्होंने किया है वो किया है बॉम्बे मिनरल्स के नाम से। तो अगर आप ओरिएंट एब्रेसिव्स के साइट में जाएंगे और देखेंगे तो जो उनका स्टेक है 18% और 20% 2013 और 14 में जो इन्होंने किया है, तो ये बॉम्बे मिनरल्स के नाम से इन्होंने एक्वायर किया है ओरिएंट एब्रेसिव्स में। उसके बाद आशापुरा प्री परफो क्ले लिमिटेड completes its fourth phase of expansion, making it the largest single complex bleaching clay processing complex in the world। तो इन्होंने ये भी कंप्लीट किया, ये बहुत सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है इनका। उसके बाद देखिए सिलिका सैंड प्रोसेसिंग प्लांट उन्होंने कमीशन किया, बायोग्रीन ग्रेनुलेशन, ये ब्लीचिंग प्लांट कैपेसिटी, इन्होंने ये सब सारी चीजें हैं
ये एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता कि ये क्या है एग्जैक्टली, बट आप उसको स्टडी कर सकते हैं। 2016 कमीशन अ वाइड परफॉर्मेंस मिनरल प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स एट कच्छ। तो ये वाइड प्रोसेसिंग मिनरल का भी इन्होंने, ये भी एक इनका मल्टी मिनरल जो है प्रोडक्ट्स, उसमें से एक वाइड प्रोसेसिंग मिनरल भी है जो कि कच्छ में है। तो इनकी जो मेन प्रेजेंस है वो इंडिया में काफी अच्छी प्रेजेंस कच्छ में है। कच्छ जो है वो कि गुजरात में है। जब आप रन ऑफ कच्छ की बात करते हैं उस एरिया में आता है, ये ऑलमोस्ट पाकिस्तान की तरफ आता है। तो ये जो है, और ये काफी बैरन लैंड है, तो वहां पे काफी हाई मिनरल रिसोर्सेस हैं, बट वहां पे इनकी काफी अच्छी प्रेजेंस है। फिर ये देखिए 2016 में स्टैब्लिश्ड इंडिया फर्स्ट प्रोपेंट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप एट कच्छ। तो ये जो प्रोपेंट से इनका हाइड्रोकार्बन्स में बहुत यूज होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सेटिंग अप स्टेट ऑफ आर्ट जियो सिंथेसिस क्ले लाइनर्स प्लांट। तो ये इन्होंने पहले भी बनाया था और बाद में भी इन्होंने एक और प्लांट बनाया 2016 में। तो ये देखा आपने, इनकी हिस्ट्री जो है 1960 से जो स्टार्ट होती है, तो आपने देखा कि 2000 तक तो ऑलमोस्ट ये इनका जो है बॉक्साइट और इसमें ही बेंटोनाइट में ही इनका ज्यादा था और क्ले सब्सटेंसेस में था। बाद में ये ग्लोबल कंपनी बने, बेल्जियम में फोरे किया और बाकी जगह पे इंडोनेशिया, मलेशिया और ओमान में, और अभी अफ्रीका में भी है इनका। और बाद में फिर उन्होंने बहुत सारी कंपनियों को एक्वायर किया रिसेंट 20 साल में। पिछले जो 20 साल में इन्होंने ये बहुत सारी चीजें की हैं। एक तो बाहर वेंचर किए, तो बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर किए, और कुछ कंपनियों में इन्होंने स्टेक लिया ओरिएंट एब्रेसिव्स में, और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे प्लांट्स को कमीशन भी इन्होंने किया है। तो ये रीजन 20 ईयर्स के डेवलपमेंट है। अब चलिए सर, इनके हम प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए आप, इंडस्ट्रियल फंक्शनल मिनरल्स, तो 15% मार्केट शेयर है बॉक्साइट में। ग्लोबल बॉक्साइट एक्सपोर्ट्स, तो जो ग्लोबल बॉक्साइट एक्सपोर्ट, ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज है। 15% मार्केट शेयर बहुत बड़ी चीज होती है। फिर वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बेंटोनाइट का। वर्ल्ड का, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये बोल रहे हैं वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बेंटोनाइट। बेंटोनाइट क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ केवलिन। तो केवलिन एक्चुअली क्या है, ये चाइनीज क्ले है। तो इसका भी काफी जगह वाइड एप्लीकेशन होता है, यूटेंसिल्स में होता है, कॉस्मेटिक्स में होता है, और भी जगह यूज होता है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया के केवलिन के, जो कि चाइनीज क्ले भी बोलते हैं इसको। तो ये देखिए, तो ये मार्केट लीडर है ये 3 प्रोडक्ट्स में, तो इन्होंने अभी बता दिया। उसके बाद देखिए एडवांस्ड रिफ्रैक्टरी मिनरल्स। तो रिफ्रैक्टरी क्या होती है कि जो भी जैसे स्टील कंपनी हो गई, सीमेंट कंपनी हो गई, जहां पर हाई टेम्परेचर में कोई प्रोसेस, कोई प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है, वो इंडस्ट्रीज जहां पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है, मे बी मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस, 1200, 1500, 2000 डिग्री सेल्सियस, इतने हाई टेम्परेचर पे अगर आप किसी चीज को हीट करेंगे तो आपके जो इक्विपमेंट्स है वो डैमेज हो जाएंगे। तो उनको उनको डैमेज होने से बचाने के लिए रिफ्रैक्टरी यूज होती है, जो कि हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर पाती हैं। आपके इक्विपमेंट डैमेज नहीं होते हैं, इक्विपमेंट के अंदर रिफ्रैक्टरी लगाई जाती है। तो ये रिफ्रैक्टरी जो बनाने के लिए मटेरियल जो होता है वो वाइडली यूज होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज कंज्यूम करती है रिफ्रैक्टरी को, तो वो मटेरियल जो है वो ये सप्लाई करता है। तो ये इंडिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिफ्रैक्टरी है। तो ये आपको चीज क्लियर हो गई अभी कि जो स्टील इंडस्ट्रीज हो गया, सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गई, और भी बहुत सारी ग्लास इंडस्ट्रीज हो गई, जहां पर हो सकता है रिफ्रैक्टरी कंजम्पशन होता है, वो रिफ्रैक्टरी बनाने के लिए जो मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो वो ये सप्लाई करते हैं। और ये इंडिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उसके रिफ्रैक्टरी के मटेरियल के। फिर हाइड्रोकार्बन्स एक्सप्लोरेशन सॉल्यूशन। तो हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, पायनियर एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्रोपेंट्स इन इंडिया। तो हाइड्रोकार्बन जब आप निकालते हैं अर्थ से, तो उस प्रोसेस को निकालने में एक जो कंपोनेंट है वो है प्रोपेंट्स। तो ये उस प्रोपेंट्स के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। जब आप उसमें, मुझे एग्जैक्टली इसकी बहुत डिटेल में प्रोसेस तो नहीं पता, बट मैं आपको ओवरव्यू जस्ट दे सकता हूँ कि ये प्रोपेंट्स को बीच में डाला जाता है। जो भी आप ड्रिलिंग करते हैं उसमें प्रोपेंट्स को डाला जाता है, जिससे कि जो मिनरल है वो इजिली आपके ऊपर आ सके। तो वो जो यूज होता है प्रोपेंट्स, वो इंडिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। ओके सर। उसके बाद एब्जॉर्बेंट सॉल्यूशंस, तो वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ब्लीचिंग क्ले प्रोड्यूसर। देखिए, तो ये जो जिस भी सेगमेंट में है ये, उसमें ये लीडर है। ये तो आपको क्लियर समझ में आता है। फिर वाइट परफॉर्मेंस मिनरल्स देखिए, तो इंडिया लार्जेस्ट वाइट मिनरल सॉल्यूशन प्रोवाइडर। फिर यहाँ पर देखिए सुपर स्पेशलिटी रिफाइंड मिनरल प्रोडक्ट्स, तो इंडिया लीडिंग स्पेशलिटी मिनरल्स प्रोड्यूसर। फिर बिल्डिंग मटेरियल एंड केमिकल्स, तो वाइड रेंज ऑफ
प्रोडक्ट्स फॉर वाटर प्रूफिंग। ये तो आपको वाटर प्रूफिंग तो आपको पता ही होगा। तो ये जो छत में या कहीं पे भी जो लीकेजेस होते हैं वहां पर आप वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशंस यूज करते हैं। उसमें भी जो बिल्डिंग मटेरियल्स और केमिकल्स को जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उसमें ये लीडर है। तो ये बहुत की सेक्टर्स में है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर में, क्योंकि हाइड्रोकार्बन बहुत की सेक्टर है, रिफ्रैक्टरीज बहुत की सेक्टर है, और जो देखिए आप बॉक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये बहुत सारे क्रिटिकल मटेरियल सप्लाई करते हैं क्रिटिकल इंडस्ट्रीज को, जिसकी डिमांड थ्रू आउट द ईयर बनी रहती है। तो ये काफी अच्छी चीज है। अब हमने इनके बिजनेस के बारे में समझा, इनकी हिस्ट्री को देखा, इनके प्रोडक्ट्स को देखा, और भी इनके कुछ काम है ये मैं जिसके बारे में बताना चाहता हूँ, आपको ब्रीफली बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफी अच्छा काम किया तो वो हमको डिस्कस जरूर करना चाहिए। ये आशापुरा फाउंडेशन है, इन्होंने बहुत सारी कुछ अच्छी चीजें की हैं। देखिए ये HM क्राफ्ट पार्क करके इन्होंने बनाया है, ये भी आपको जरूर देखना चाहिए। ये देखिए इन्होंने हीरा लक्ष्मी क्राफ्ट पार्क करके बनाया है। तो ये हीरा लक्ष्मी क्राफ्ट पार्क जो है, ये इसका जो विजन था इसका, वो रिस्टोर एंड प्रमोट द आर्ट ऑफ कच्छ एंड मेकिंग देम एक्सेसिबल टू मासेस। तो कच्छ जो है गुजरात का एरिया है, तो इनकी जो मतलब ये क्राफ्ट जो है वहां का जो ट्रेडिशन है उसको वो यहाँ पर रिस्टोर करना चाहते हैं, और जो मासेस को ये दिखाना चाहते हैं, उसके लिए इन्होंने ये हीरा लक्ष्मी क्राफ्ट पार्क को डेवलप किया है। ये देखिए आप, हीरा लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स इज सिचुएटेड एट भुज भुजोदी विलेज इन कच्छ एंड स्प्रेड ओवर 10 एकर्स ऑफ लैंड। तो देखिए इन्होंने बहुत ये आप CSR एक्टिविटीज में मान लीजिए, ये फाउंडेशन है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसमें से वो कुछ प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, ये जस्ट सोशल सर्विस का काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये काफी ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। द पार्क इज एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक फ्री ऑफ कॉस्ट सिंस इट्स ओपनिंग इन दिसंबर 2005। तो देखिए ये दिसंबर 2005 से पब्लिक के लिए भी फ्री है। फिर अपार्ट फ्रॉम वेल स्टैब्लिश्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड फोरम, यहाँ पर देखिए एक और चीज मुझे अच्छी लगी कि द आर्टिस्ट आर प्रोवाइडेड विथ मील, बोर्डिंग, फ्री लॉजिंग एट फ्री ऑफ कॉस्ट एंड डेली स्टाइपेंड ड्यूरिंग द स्टे एट द क्राफ्ट पार्क। तो ये देखिए जो भी आर्टिस्ट आते हैं इनके, तो उनको भी जो खाना से लेके रहने से लेके हर तरीके से तरह से ये फ्री के रखते हैं। तो विजिटर्स से पैसा नहीं लेते हैं, जो वहां पे लोग काम करते हैं उनसे भी नहीं लेते। तो ये टोटली जो है ये सोशल सर्विस का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और ये इसके बारे में अगर आपको और भी जानना है तो आप यहाँ पे आशापुरा फाउंडेशन में आ सकते हैं, तो यहाँ पे आप काफी सारी चीजें रीड कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। उसके बाद देखिए दूसरा जो है इनका, इन्होंने एक और काम किया है जो कि मुझे अच्छा लगा, वो है वंदे मातरम मेमोरियल। तो इन्होंने एक मेमोरियल भी बनाया, जिसकी डिटेल आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पर। तो वंदे मातरम मेमोरियल इज द लेटेस्ट एंड वन ऑफ द अशापुरा मोस्ट एम्बिशियस ऑफरिंग ऑफ द सोसाइटी टू द नेशन। ठीक है जी। उसके बाद ये देखिए क्यों बनाया इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने कुछ बताया था कि द मोस्ट मोमेंटस एपिसोड इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल from the revolt of 1857 right to up to the country independence of 1947। तो यहाँ पे 1857 से 1947 तक की जो एक इंडिपेंडेंस स्ट्रगल रही है हमारी, उसको यहाँ पर इन्होंने कंपाइल किया और रखा है। बहुत अच्छी चीज है ये। द मेमोरियल कॉम्प्लेक्स इज सिचुएटेड नियर भुज इन कच्छ, Gujarat, over 10 acres of land, and the primary structure of the museum at measuring over 100,000 square feet is modeled on the likeness of the संसद भवन। तो ये संसद भवन के को ध्यान में रखते हुए उसी डिजाइन में इन्होंने बनाया है, और काफी अच्छी बिल्डिंग बनाई है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया। देखिए काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है अगर आपके पास समय होगा। और ये देखिए इसमें ये बहुत सारे लोग क्राफ्ट भी बनाते हैं। एक हीरा लक्ष्मी क्राफ्ट पार्क भी इन्होंने बनाया है, जिसमें लोग अपने अपने क्राफ्ट्स बनाते हैं और लोगों को सेल करते हैं। तो ये सारे जो है सोशल सर्विस का काम कर रहे हैं, कच्छ में कर रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है, मैं इस चीज को काफी एडमायर करता हूँ, और कि अगर कोई भी कंपनी अगर सोशल सर्विस काम करती है तो बहुत अच्छी चीज होती है। चलिए सर, हमने काफी सारी बात कर ली, अब हम जल्दी से इसको और थोड़ा सा क्लोज करेंगे। यहाँ पर देखिए जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए थे इस कंपनी के, ये देखिए। तो जो आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मैं रिजल्ट्स पे भी आऊंगा इनके जब हम रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगे, बट ये कंपनी जो है बीच में, आपको अगर आपके नॉलेज में है या नहीं है मुझे नहीं पता,
तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए इनकी एनुअल रिपोर्ट मैंने खोल के रखी हुई है। इसमें क्लोजर ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, तो ये कंपनी जो है वो एनसीएलटी में चली गई थी, मतलब इंसॉल्वेंसी मतलब बैंक्रप्सी फाइल कर दिया था इस कंपनी ने। तो ये द कंपनी ऑन 12th ऑफ दिसंबर 2018, ये आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पोटेंशियल इन्वेस्टर है इस कंपनी में तो इसमें क्या हो, जैसे हम बात कर रहे थे कि इन्होंने बूम फेस भी देखा है और बस्ट फेस भी देखा है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन भी देखा। तो कॉन्ट्रैक्शन जो था वो कितना सीवियर था वो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी थी। ये एनुअल रिपोर्ट में पढ़ रहा हूँ, लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट है। तो ये क्लोजर हो चुका है हालांकि अभी, बट मैं आपको बता देता हूँ उसका ब्रीफली। तो कंपनी 12th ऑफ दिसंबर 2018 में इन्होंने एनसीएलटी के पास पहुंच गए और उन्होंने बताया कि हम इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड में इस कंपनी को फाइल करना चाहते हैं, मतलब हम बैंक्रप्सी फाइल करना चाहते हैं, ये इन्होंने बोला। फिर द सैड पिटीशन वाज एडमिटेड, एनसीएलटी ने उसको एक्नॉलेज किया और 15th ऑफ मार्च 2019 को इन्होंने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया। उसी प्रोसेस में इन्होंने ये जो है देखिए यहाँ पर आईपीआर इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इनको अपॉइंट किया, जो कि अरुण चंदा जी थे, उनको अपॉइंट किया और इस जो बैंक्रप्सी फाइल उन्होंने की थी उसकी प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया। बट बीच में क्या हुआ, ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ एप्लेटेड ट्रिब्यूनल एनसीएलएटी, इन्होंने अपने एक ऑर्डर इन्होंने निकाला 18th ऑफ अप्रैल 2019 में। तो देखिए ये जो इन्होंने फाइल कब की, 12th ऑफ दिसंबर 2018 में। एनसीएलटी ने इसको एक्नॉलेज कब किया, मार्च में। तो 3 महीने के अंदर उन्होंने एक्नॉलेज किया 19 में। उसके बाद एक जो है रिप्रेजेंटेटिव इनके अपॉइंट किए गए आईआरपी, जो कि 15th ऑफ मार्च में हुआ, मतलब 3 महीने के अंदर। उसके बाद फिर ये एनसीएलटी से एक ऑर्डर आया जो कि अप्रैल में, अगले महीने 8th ऑफ अप्रैल को उन्होंने बोला कि इसको आप हॉल्ट करें, स्टे लगा दिया उस पर। स्टे लगाने के बाद इन फर्दर अपॉन फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर अ विड्रॉल ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स फ्रॉम एनसीएलटी, मुंबई बेंच ऑनरेबल एनसीएलटी वेट द ऑर्डर कि 30th ऑफ सितंबर को उन्होंने इसको सेट असाइड कर दिया, जो कि एनसीएलटी की जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी इसको टोटली खत्म कर दिया। द सेड ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी आल्सो ऑर्डर्ड द क्लोजर ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, तो इन्होंने जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो चल रही थी उसको क्लोजर करा दिया। कॉन्सिक्वेंटली जो अपॉइंटमेंट हुआ था मिस्टर अरुण चांदा जी का इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का, वो भी कैंसिल्ड हो चुका है, वो कैंसिल्ड हो चुका है। और इसके बीच में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर खत्म हो गए थे, क्योंकि ये बैंक्रप्सी में चली गई थी, एक इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल भी अपॉइंट कर दिया गया था। तो जब ये अपॉइंट कर दिया जाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो पावर है, द पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो सब सस्पेंड हो गए थे। तो वो यहाँ पर जब बैंक्रप्सी खत्म हो गई तो उनके जो पावर्स थे वो रिज्यूम कर दिए गए। तो आप देखिए यहाँ पर जो ये बता रहे हैं कि कंपनी वाज रिलीज फ्रॉम ऑल द रिगरस ऑफ लॉ and as such was allowed to function independently under the able guidance of authority of board of directors। तो जो bankruptcy insolvency process जो इन्होंने फाइल की वो सब खत्म हो गई, और जो इन्होंने इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया वो भी खत्म हो गया, और जो डायरेक्टर्स थे उनके पास वापस से पावर रिज्यूम हो गई 30th ऑफ सितंबर 2019 से। तो ये आपको इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी की जो इन्होंने फाइल किया ये सारी प्रोसेस आपको क्लियर हो गई। तो ये जो पूरा इशू था वो 12th ऑफ दिसंबर 2018 से स्टार्ट हुआ और 13th ऑफ सितंबर 2019, तो एक साल के अंदर ये सारी प्रक्रिया खत्म हो गई। तो अब आप ये मानिए कि सितंबर 2019 से ये कंपनी जो है ये बैंक्रप्सी प्रोसेस से बाहर आ गई और जो नॉर्मल इसका बिजनेस था वो इन्होंने रिज्यूम कर लिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट था इस कंपनी के बीच में। अब हम आ जाते हैं, इन्होंने कुछ रीसेंट अनाउंसमेंट किए थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने यहाँ पर बताया एक और, ये सारे आपको इनके डिस्क्लोजर्स में ही मिलेंगे, तो मैंने वहां से उठाया ये पेपर। ये देखिए ये बता रहे हैं कि जब इन्होंने Q1 का लास्ट ईयर का, जो इस साल का नहीं पिछले, मतलब ये इसी फाइनेंशियल ईयर का जो पहला क्वार्टर था उसका जब इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया तो ये बता रहे थे कि जो काफी अच्छा जंप मिला था इसमें। देखिए 2019 के Q1 के में जो सेल्स थी वो 118 की थी, वहीं पर जो लास्ट इस जो प्रेजेंट ईयर है उसमें जो उनका रेवेन्यू है वो 293 करोड़ तक पहुंच गया पहले क्वार्टर में, और जो प्रॉफिट है 0.39 से बढ़कर 36 करोड़। वो क्यों हुआ, इतना जंप क्यों आया, ये देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ये वाले इस क्वार्टर की बात कर रहे हो, सॉरी इसकी 286 से
36 करोड़, और यहाँ पर देखिए 1 करोड़ से 36 करोड़ पहुंच गए और 115 से 286 करोड़। तो वो यहाँ पर इसका रीजनिंग दे रहे हैं कि जब ये बैंक्रप्सी में चले गए थे तो इनकी जितनी भी सब्सिडरी कंपनीज थी उनका उन्होंने रेवेन्यू कैलकुलेट करना बंद कर दिया था। ये देखिए corresponding period for the previous year on account of the fact that ownership of the shareholding in the specific subsidiaries and joint venture of Ashapura, namely 100% Ashapura, ये Ashapura International Limited, Bombay Minerals और Ashapura Perflay Clay, तो ये इन सब के जो बिजनेसेस थे वो रिस्टोर हो गए जब इनके भी बिजनेस के जो रेवेन्यूज वो ऐड कर दिए गए। तो ये आपको ये काफी बढ़कर दिख रहा है आपको। तो आप इस क्वार्टर से इस क्वार्टर के रिजल्ट को आप कंपेयर मत करिए, क्योंकि जब इस क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए थे तब इनकी सब्सिडरी की अर्निंग्स को उसमें कंसीडर नहीं किया गया था। बट जो 2020 के फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसमें इनके सारे सब्सिडरीज के अर्निंग्स को भी ऐड किया गया है। तो ये दोनों क्वार्टर्स के जो रिजल्ट्स हैं वो कंपेरेबल नहीं है, इसीलिए अब जो आने वाले जितने भी क्वार्टर्स हैं उसमें इनके फुल फ्लेज इनके सारी सब्सिडरीज और इस कंपनी के सारे रिजल्ट्स जो है वो एक्यूमुलेट होके ही आ रहे हैं, क्योंकि ये इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी से बाहर आ चुके हैं। ये नॉर्मल फंक्शनिंग कंपनी है, अभी ये सारी प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब जितने भी रिजल्ट्स आएंगे वो टोटल कंप्लीट एज अ ग्रुप कंसोलिडेटेड आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। देखिए अभी इसमें और दूसरा ये क्या बता रहे हैं, कंप्लीशन ऑफ सेटलमेंट्स। तो ये सारे सेटलमेंट्स इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं, वही बता रहे हैं यहाँ पर। फिर ये देखिए नेटवर्थ लॉन्ग टेन्योर सेटलमेंट कंप्लीटेड, न्यू हॉराइजन्स। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगा, ओवर डिकेड द आशापुरा ग्रुप हैज बीन कीन टू जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाई इनटू मिनरल रिसोर्सेज। इन्होंने आशापुरा गिरी रिसोर्सेस में होली ओन सब्सिडरी की है AML, और ये एस्टिमेटेड 500 मिलियन टन्स ऑफ बॉक्साइट और 450 मिलियन टन्स ऑफ आयरन ओर इन दिस पीरियड हैज एक्वायर्ड एस्टिमेटेड रिसोर्सेज। इतना इन्होंने एक्वायर कर लिया है। उसके बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 मिलियन टन्स ऑफ ओर इन फाइनेंशियल ईयर 2020-2021। तो ये 2 मिलियन टन तक निकालने का ये कोशिश करेंगे। जो एग्जिस्टिंग ईयर है उसमें इतना ये निकालने का प्रयास कर सकते हैं, इनका अटेम्प्ट रहेगा। तो ये जो गिनी एक्चुअली एक कंट्री है, वहां पर काफी सारी रिसोर्सेस हैं इनके बॉक्साइट और आयरन ओर के। तो वहां से ये माइनिंग स्टार्ट भी कर चुके हैं और इससे ये 2 मिलियन टन का टारगेट कर रहे हैं इस साल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस कंपनी का। और फिर ये यही बता रहे हैं कि रिसोर्सेस जो है बेड रॉक है आशापुरा का, इनके जो रिजर्व्स हैं बेंटोनाइट में, बॉक्साइट में, आयरन ओर में, केओलिन में, जिप्सम में और सिलिका क्वार्ट्स में। तो ये सारे जो है हाई क्वालिटी मटेरियल ये सप्लाई करते हैं। ये सारी चीजें क्लियर है। तो सर आपने देखा हमने इनके बिजनेस मॉडल को समझ लिया, इनके प्रोडक्ट्स को समझ लिया, इन्होंने क्या CSR एक्टिविटीज की है, सोशल एक्टिविटीज की है, वो भी समझ लिया हमने कि कितनी सारी ज्योग्राफीज में ये प्रेजेंट है, इनकी जो क्या हार्डशिप थी, इन्होंने क्या फेस किया, मतलब बैंक्रप्सी में गए, वो सब चीजों को भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ऑलमोस्ट हमने इनकी हिस्ट्री को देख लिया, माइलस्टोन्स इनके क्या थे। तो इनकी बिजनेस को, इनके प्रोडक्ट्स को हमने काफी डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। अब हम आ जाते हैं इनके फंडामेंटल पैरामीटर्स पे, जल्दी से हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आशापुरा माइनकेम, ये मार्केट कैपिटल जो है 1021, तो ये आप कह सकते हैं कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये करंट प्राइस जो है 117 रुपए का है। P/E जो है 84 है। ये ऑप्टिकली आपको हाई दिख रहा है। क्यों हाई दिख रहा है? क्योंकि अर्निंग्स अगर कम रहेगी तो प्राइस टू अर्निंग जो है वो हाई दिखेगा। तो इससे आप घबराइए मत, अर्निंग्स इंप्रूव होगी तो ये नीचे आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। बुक वैल्यू देखिए 42.8, नो इश्यूज। डिविडेंड अभी पे नहीं कर रहे हैं। ROCs ROEs, क्योंकि आपने देखा बहुत ही चक्कर इनका पास्ट रहा है, तो ROCs ROEs, और वैसे भी एक हाई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, बहुत टफ बिजनेस है, इजी बिजनेस नहीं है। तो इसमें ROCs ROEs मेंटेन कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। डेट टू इक्विटी देखिए 1.58, क्योंकि हाई डेट रहा है इसीलिए इन्होंने बैंक्रप्सी में गए होंगे डेफिनेटली। तो हाई डेट कंपनी है, मार्जिन ज्यादा नहीं है 5.61। तो आप पैरामीटर्स अगर देखेंगे तो मुझे कहीं पे भी बहुत कंफर्ट नहीं मिलता है, तो बहुत ही रिस्की बैट लगता है। कंपनी काफी अनस्टेबल लगती है, क्योंकि इन्होंने बैंक्रप्सी कोर्ट से बाहर आए भी हैं, उसके बाद भी
ग्रेजुअली बैलेंस शीट को इंप्रूव करना चाहिए। एक अच्छा मैनेजमेंट वो होता है कि अपने वीकनेसेस पे बिल्ड ऑन करना, मतलब अगर आपके कोई वीक पॉइंट्स है तो उसको धीरे धीरे एलिमिनेट करते जाना और अपनी स्ट्रेंथ पे आप ऐड करते जाना, उसको बिल्ड करना। तो ये यहाँ पर देखिए इन्होंने ना तो डेट में, पता नहीं अभी देखते हैं हम डेट इन्होंने रिड्यूस किया है या नहीं किया, जस्ट 1 मिनट देख भी लेते हैं हम। बोरिंग्स देखिए आप, तो इन्होंने से कोई ऐसा बहुत ज्यादा बोरिंग्स इन्होंने कम नहीं किए हैं, बल्कि बढ़ गई है इनकी बोरिंग्स। देखिए 185 करोड़ से 209, 441, 589, तो बोरिंग्स बढ़ती जा रही है, बल्कि ये बोरिंग्स कम होनी चाहिए थी। तो डेट भी इनका बढ़ता जा रहा है, और आरओसीज आरओईज कुछ कुछ भी ऑलमोस्ट नेगेटिव ही है। और आप देखिए मार्जिन्स भी इतने अच्छे नहीं है, तो ये थोड़ा यहाँ पर मुझे कन्विंसिंग तो नहीं लग रही है। और डिविडेंड यील्ड भी देखिए आप तो 0% है। फिर आप देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखिए तो दिसंबर क्वार्टर में जो 49 करोड़ था वो अभी 350 करोड़ पे पहुंचता हुआ आपको दिख रहा है। वहीं पर आप नेट प्रॉफिट देखिए तो 55 करोड़ से घटकर ये 29 करोड़ पे आ गया है। तो अगर आप ये देखेंगे कि ये कहाँ पर है, तो ये मार्जिन तो इनके इम्प्रूव हुए हैं। बिफोर ये एबिटा आप देखिए तो वो भी बढ़कर ही आया है। उसके बाद देखिए इन्होंने खर्च कहाँ पर इनका हुआ है, तो ये दिख रहा है हमको। अच्छा, अदर इनकम जो थी जैसा पिछले साल के क्वार्टर में वो 84 करोड़ थी, वो जो कि इस साल सिर्फ 10 करोड़ है, तो उसका डिफरेंस आ गया, इसीलिए नेट प्रॉफिट। तो आप वैसे देखा है तो ये अच्छा परफॉर्मेंस है पिछले क्वार्टर से। आपको ऑप्टिकली लग रहा है कि 29 करोड़ पे इनका नेट प्रॉफिट आया है, बट ये अदर इनकम हमेशा कांस्टेंट नहीं होती, तो पिछले क्वार्टर से बेटर परफॉर्मेंस है इनका। फिर सितंबर में देखिए आप, सितंबर में 68 करोड़ का जो सेल्स था उससे बढ़कर 192 करोड़ पे पहुंच गए। और जो लॉस मेकिंग थे सितंबर क्वार्टर में, वो अभी भी लॉस मेकिंग है, बट लॉस थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये रिवाइव हो रहे हैं। आप इसमें मोटा मोटी ये समझ सकते हैं कि इनका जो डायरेक्शन है वो ठीक है, बहुत बहुत कन्विंसिंग नहीं है, बट कोशिश कर रहे हैं लगता है मुझे। फिर यहाँ पर आप देखिए सेल्स जो है लार्जली इन्होंने बहुत पिछले 10 साल में या 12 साल में बहुत ज्यादा सेल्स इनकी इंक्रीज नहीं हुई है, क्योंकि ये 2009 तक तो बूम साइकिल था इनका, उसमें भी ये ट्रिपल डिजिट में थे, आज भी ट्रिपल डिजिट में, बल्कि ये नीचे आ चुके हैं, बीच में 4 डिजिट्स तक में पहुंचे थे। बट मैं एक कंपनी जो अच्छी कंपनी होती है उसमें चाहता हूं कि नेट प्रॉफिट्स आपके अच्छे हों, और ये पर इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत उतार चढ़ाव है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है। ये एक थोड़ा सा मुझे कंसर्निंग एरिया जरूर लग रहा है। शोभित जी, मैं आपको बोलूंगा कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए इस चीज को। फिर देखिए यहाँ पर आप शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट मेंटेन है। रिजर्व्स पहले नेगेटिव थे, अभी रिजर्व्स बढ़ना चालू हो गए। बोरोइंग्स देखिए जैसे हमने बात की तो बोरोइंग्स इनकी बढ़ चुकी है, वो जो कि अच्छी बात नहीं है। फिर कैश देखिए आप, तो कैश कभी नेगेटिव रहा, कभी पॉजिटिव रहा, फिर नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हो गया, और बहुत हाई कैश नहीं जनरेट कर रही। 2016-15 में देखिए ट्रिपल डिजिट में थे, अभी तो डबल डिजिट में ही है, ये भी एक कंसर्न है मुझे। और आरओईज देखिए तो ये तो वो भी इतने अच्छे नहीं है। डेटा डेज ये एक और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये देखिए 202 जो है ये ट्रिपल डिजिट में पहुंचता हुआ आपको दिख रहा है, तो ये भी एक कंसर्न एरिया है। तो सर मैं थोड़ा सा आपको ये जरूर बोलूंगा कि ये मार्केट, क्योंकि अभी आपको एक चीज और समझना पड़ेगा शोभित जी, कि आप ये टर्न अराउंड स्टोरी है, ठीक है, हम मान लेते हैं उसको, बट मार्केट साइकिल भी आप देखिए, क्योंकि अभी मार्केट जो है अभी हर कंपनी को या फ्यूचर में आप देख रहे हैं कि काफी अच्छे मोमेंटम में है। तो आप जो छोटी मोटी चीजें होती है उसको आप इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। अगर यही रेसेशन पीरियड चल रहा होता या करेक्शन पीरियड चल रहा होता तो ये शायद इसका स्टॉक प्राइस जो आपको यहाँ पे 16 रुपए में मिला है उसी रुपए वहां तक ही पहुंचा देती। बट अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट में एक मोमेंटम है, सारी स्मॉल कैप कंपनीज काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और अगर कुछ भी न्यूज अच्छी आ रही है तो उसको मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है। तो उसी में आपको ये भी देखने मिल रहा है, ये कंपनी भी अच्छा परफॉर्मेंस की है, जो कि 16-17 रुपए के लेवल से आज आपको 117 रुपए में मिल रही है। तो मैं टेक्निकल पे भी आऊंगा, बट आपको इसमें काफी अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें डिले कर दिए, अगर आप इसमें फंस गए, तो आपका जो कैपिटल है वो परमानेंटली लॉस हो सकता है। मतलब आप अपने कैपिटल को रिकवर नहीं कर पाएंगे अगर आपने गलत समय पे इसको खरीदा। तो अगर आपके पास पहले से इसकी होल्डिंग है तो कोई इश्यू नहीं है, बट अगर मैं आपको फ्रेश खरीदारी करने के लिए तो एटलीस्ट फंडामेंटल पैरामीटर्स को देखते हुए आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, भले ही इसका फ्यूचर कितना ही अच्छा हो।
बट जब तक ये कॉन्स्टेंटली मुझे एक एक साल 3-4 क्वार्टर्स में कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्मेंस करके नहीं देते हैं, तब तक आपको बहुत कॉशियस होना चाहिए। आप मोमेंटम को प्ले कर सकते हैं, बट इसको आप एज ए इन्वेस्टमेंट बेट मत सोचिएगा। ये देखिए प्रमोटर्स, देखिए तो ये प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी इन्होंने बढ़ाई है। FIIs हैं इसमें प्रेजेंट, वो अलग अलग तरीके से हैं, उसको आप ज्यादा सोचिए मत। और पब्लिक का ऑलमोस्ट सेम है। तो फंडामेंटल पैरामीटर्स हमने देख लिए, बहुत कन्विंसिंग नहीं है शोभित जी। मैं जो है एकदम क्लियरली आपको बताना चाहूंगा, और बाकी भी लोग जो देख रहे हैं, तो इसमें आप मोमेंटम प्ले कर सकते हैं, बट आप इसको लॉन्ग टर्म पिक मत सोचिएगा। बहुत सारी चीजें मत सोचिएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है, ये तो आपको एज अ ट्रेडिंग बैठ ही लेना पड़ेगा इसको। चलिए अब हम इसके टेक्निकल चार्ट्स पे आ जाते हैं। तो टेक्निकल चार्ट्स देखिए, जैसे कि ये मंथली चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है, और हमेशा की तरह हमने मूविंग एवरेजेस एक्सपोनेंशियल सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, 10 डेज, 20 डेज, 50 डेज, 100, 200 डेज का, ठीक है सर। फिर RSI इंडिकेटर भी लिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए कि लार्जली जो है इसका ट्रेंड, वो देखिए साइडवेज ही रहा है बहुत लंबे समय तक। और आप देखिए 2008 के समय में जब ये ग्लोबल कंपनी बनने की कोशिश की है, तो उस समय बूम साइकिल था 2008 में। तो जो लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा, वो उनका पैसा कभी भी वापस नहीं आएगा। आप दिक्कत ये होती है स्मॉल कैप कंपनीज में कि अगर आपने गलत समय पे इन्वेस्ट कर दिया और गलत कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो आपका जो कैपिटल है वो परमानेंटली लॉस हो गया, फिर वो आपको कैपिटल जो है कभी भी वापस नहीं आता है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर 400 रुपए 500 रुपए में इन्वेस्टमेंट किया है, मुझे नहीं लगता कि कभी ये कंपनी इन लेवल्स पर पहुंच पाएगी। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जब मार्केट अपस्विंग में रहता है, तो बहुत सारी छोटी अच्छी घोड़े भी दौड़ते हैं, गधे भी दौड़ते हैं, सब दौड़ते हैं। तो उसमें अगर हम गलत समय में किसी स्टॉक में एंटर कर गए, तो हम काफी अपने मेहनत की कमाई को लूज कर सकते हैं। तो इसमें हमको बहुत ध्यान देना है। अभी तो हालांकि इसने मोमेंटम स्टार्ट किया है, और ये एक कंसोलिडेशन के बाहर जाते हुए दिख रहा है, एक ब्रेकआउट दिख रहा है इसमें हमको। बट फिर भी आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए इसमें। तो मंथली चार्ट को मैं थोड़ा सा और कम कर दूंगा समय को। यहाँ पर आप देखिए 8 साल का मैं मंथली चार्ट ले लेता हूँ, जिससे कि हमको थोड़ा और क्लियरली दिखेगा। देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए इसने एक ब्रेकआउट लिया है इस लेवल पे। और एक चीज मुझे थोड़ा सा इंकरेजिंग नहीं दिख रही कि वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा अच्छा एडिशन होना चाहिए था, तो मुझे और भी ज्यादा कंफर्ट मिलता कि ये, क्योंकि यहाँ पे ये जो कैंडल है वो काफी अच्छी कैंडल है, जो ब्रेकआउट दे रही है। बट मैं फर्दर इसमें यहाँ पर भी लार्ज कैंडल्स का फॉर्मेशन होना चाहिए था मंथली चार्ट में, और यहाँ पर जो है वॉल्यूम एडिशन भी अच्छे होने चाहिए थे, जो कि हमको दिखता कि ये बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है। बट फिर भी अभी भी इसमें इस चार्ट में कुछ भी ऐसा वीकनेस नहीं दिख रही है रिसेंटली। मतलब मैं आपसे लास्ट एक साल की बात कर रहा हूँ, मिड 2020 से लेके अभी तक का। तो यहाँ पर आपको कुछ भी वीकनेस, यहाँ पर आप बोल नहीं सकते कि कुछ वीकनेस है। ये रिसेंट जो 5-7 महीने जो चल रहे हैं, इसका मोमेंटम वो अच्छा है, स्ट्रांग है। पास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। और आपको अगर इसी को राइड करना है, तो आप ध्यान रखिएगा कि 10 डेज का जो ये मूविंग एवरेज है, अगर कभी भी ये इसके पास आता है या इसके नीचे क्लोज करता है, आप आंख बंद करके बाहर निकल जाइए, अपने कैपिटल को बचा लीजिए। फिर आप ये मत सोचिए कि इनकी माइनिंग कहाँ से हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। आप अपना पैसा बचाइए और निकल जाइए इस काउंटर से, क्योंकि ये सिक्लिकल स्टॉक है, इसमें आपका पैसा फंसना नहीं चाहिए। फिर हम वीकली चार्ट पे जाते हैं जल्दी से। 8 साल का डेटा लिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कि ये कुछ कप एंड हैंडल टाइप का दिख रहा है आपको, जो कि ये कप दिख रहा है, और ये थोड़ा सा हैंडल बना छोटा सा, उसके बाद ये यहाँ से ब्रेकआउट लेना चालू किया है। बट जैसे कि मैंने आपको मंथली चार्ट में बताया कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर वॉल्यूम एडिशन हुआ था, ये देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ अच्छा वॉल्यूम एडिशन यहाँ पे होना चाहिए था जब इसने ब्रेकआउट लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि अच्छे वॉल्यूम एडिशन होए। अगर ये वॉल्यूम एडिशन होता है और आपको फर्दर मोमेंटम दिखता है, तो आप इसमें राइड करिए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आप राइड करिए, आप एज अ ट्रेडिंग बैट लीजिए, बट इन्वेस्टमेंट बैट मत लीजिए। ये मेरा फ्रैंक आपको सजेशन है। तो जब तक ये 10 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं करता है, तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। तो इसको आप राइड करिए। जब भी आपको 10 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे जाता हुआ दिख रहा है और बड़ी ऐसी लार्ज रेड कैंडल्स आपको दिखती हैं, तो आप यहाँ से निकल जाइए। आप फिर इसमें रहने की आपको जरूरत नहीं है, आप इससे तुरंत निकल जाइएगा। मेरा तो आपको यही सजेशन होगा। तो ये आपने देखा, ये इस तरीके से ये वीकली चार्ट हो गया। उसके बाद आप दो साल के चार्ट या डेली चार्ट्स को भी मैं दिखाना चाहूंगा, 2 साल का डेटा को।
जो रीसेंट मोमेंटम है बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको ये नहीं बोल सकता हूँ कि इसमें मोमेंटम नहीं है, इसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। देखिए ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है, ये इसको बोलते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न है ये देखिए, ये पोल हो गया, ये फ्लैग हो गया इसका, ये पोल हो गया और ये फ्लैग हो गया। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम है, क्योंकि फ्लैग पैटर्न जो होता है वो बहुत ही अच्छा पैटर्न माना जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को शो करता है। तो देखिए ये पोल है, ये फ्लैग है, ये पोल है, ये फ्लैग है, ये पोल है, ये फ्लैग है। इनके लेवल्स भी अगर आपको डिराइव करना है तो जनरली जो होता है इनके लेवल्स ऐसे डिराइव किए जाते हैं कि जो आपकी हाइट है पोल का, ये जो हाइट है आपका पोल का, उसको आप ये मेजर कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आपका है ऑलमोस्ट ये 30 रुपीज है, तो जो ब्रेकआउट का लेवल है उससे आप 30 रुपीज ऐड कर सकते हैं। तो ये मिनिमम टारगेट होता है, ठीक है सर। तो जैसे कि आप इस कंडीशन में मानिए, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो इसने, यहाँ से देखिए ये 50 रुपीज है और यहाँ पर आप देखिए ये 90 रुपीज है, तो ऑलमोस्ट 40 रुपीज हो गया है। इसका जो हाइट है ये 40 रुपीज की हो गई। यहाँ से इसने ब्रेकआउट लिया है, यहाँ से ब्रेकआउट लिया है, तो आप यहाँ से 40 रुपीज को ऐड कर दीजिए। तो ये जो 90 प्लस 40 मतलब आपका हो गया 130 रुपीज। तो ये एटलीस्ट 130 रुपीज तक तो ये जाएगा ही जाएगा। तो ये 140 रुपीज तक आपको जाते हुए दिखा है। तो मतलब यहाँ जो इसकी हाइट होती है उससे जब ब्रेकआउट लेता है ये, तो वहां से आप उतने हाइट को ऐड कर सकते हैं। तो वो मिनिमम उसका टारगेट होता है। तो अगर आपको फर्दर फ्यूचर में भी अगर ये फ्लैग पैटर्न कंटिन्यू करता है और यहाँ से ब्रेकआउट लेता है, तो आप ये सेफली बोल सकते हैं कि 90 रुपीज से अभी जो 140 रुपीज तक ये पहुंचा है, तो ऑलमोस्ट जो हो गया ये 50 रुपीज हो गया। तो आप 140 से 50 ऐड कर दीजिए, तो 190 रुपए का आपका अगला टारगेट होगा। तो अगर अगर ये ब्रेकआउट यहाँ से लेता है, 140 रुपीज से ऊपर क्लोज करता है, तो आपका जो अगला टारगेट होगा वो 190 रुपीज का होगा। बट मैंने आपको बोला है कि ये मोमेंटम स्ट्रांग है, इसमें आप कंटिन्यू करिए, आप राइड कर सकते हैं। बट इसको आप धोखे से भी एज अ इन्वेस्टमेंट बेट मत सोचिएगा, ये इन्वेस्टमेंट बेट नहीं है। ये एक साइकिल चल रही है, उसमें आप प्ले कर लीजिए, आप ट्रेड कर लीजिए और बाद में निकल जाइए। ठीक है सर, ये आपको मैंने काफी क्लियर बता दिया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर लिखकर बताइएगा। शोभित जी आप तो स्पेशली बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और दोस्तों आप लोग भी बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। थोड़ा सा लंबा हो गया, इसलिए सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मैं काफी लंबा हो गया ये वीडियो। चलिए कोई बात नहीं। बट अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, लाइक का बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।